हेलो फ्रेंड्स। आज से एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उड़ान, जो कि झारखंड जीके का बुक है। और उड़ान का दो बुक है, एक थ्योरी का बुक है और दूसरा जो है उसका एमसीक्यू क्वेश्चन वाला बुक है, यानी वस्तुनिष्ठ बुक। तो हम लोग दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कितने चैप्टर हैं? तो इसमें टोटल आपका चैप्टर बहुत सारा है, जिसको कि खंड वाइज डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से खंड 13 है, 13 तो खंड है इसमें। और पहला जो खंड है वो झारखंड एक अवलोकन है, जिसमें कि 3 चैप्टर है। फिर खंड दूसरा जो है वो झारखंड का इतिहास है, जिसमें कुछ चैप्टर्स है। फिर तीसरा खंड जो है वो झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएं जो थी उसके बारे में है, इसको भी चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया। चौथा जो खंड है वो है भूमि संबंधी जो भी कानून है झारखंड में, उसको भी चैप्टर में बांटा गया है। फिर पांचवा खंड है झारखंड की प्रमुख नीतियाँ, इसमें भी 5 चैप्टर्स है। फिर छठा जो खंड है वो है झारखंड की कला एवं संस्कृति, उसी तरह से इसमें भी चैप्टर्स हैं। फिर आपका 7वां जो खंड है वो झारखंड का भूगोल और एवं पर्यावरण के बारे में है। फिर 8वां खंड आपका झारखंड की अर्थव्यवस्था है। और खंड नंबर 9 जो है वो झारखंड की राज्य व्यवस्था। और 10 नंबर का खंड जो है वो जिलों का संक्षिप्त परिचय, झारखंड में जो जितने ज़िले हैं उनका थोड़ा थोड़ा आपका संक्षिप्त में परिचय दिया गया है इसमें। फिर जो 11 नंबर का खंड है उसमें मिसलेनियस पार्ट है, सब मिक्स किया हुआ है, विविध है झारखंड का। फिर 12 नंबर में समसामयिकी, कुछ करेंट अफेयर्स। और आपका 13 नंबर जो कि लास्ट खंड है उसमें जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम हुए हैं इससे पहले, तो उसमें आए हुए जो क्वेश्चंस है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उत्तर के सहित इस खंड में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग खंड 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड खंड से, जो कि झारखंड की विभिन्न शासन व्यवस्थाएं हैं। झारखंड की विभिन्न शासन व्यवस्थाएं। तो इस तरह से आपका टोटल जनजाति कितना है? तो 32 टोटल जनजाति है। तो जितनी 32 जनजाति है उनका जो पहले शासन करने का क्या व्यवस्था था वो सब यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो पहले स्टार्ट करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था। तो मुंडा शासन व्यवस्था में ये मुंडाओं का था। तो इसमें मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? एक विशिष्ट व्यक्ति जो कि किसी पर्टिकुलर गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। और इसमें भी बहुत सारे पोस्ट या पद थे जिनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, और वो उसका मतलब क्या है, उनका क्या काम है, वो यहाँ पे संबंधित तथ्य में दिया गया है। तो सबसे पहले मुंडा के बारे में जानते हैं। जो मुंडा नाम का पोस्ट था या शब्द था, उसका मतलब हो रहा था कि गांव का प्रधान। और ये आपका वंशानुगत होता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, इस तरह से वो उनको मुंडा का पद मिल जाएगा। फिर इनका काम क्या था मुंडा का? तो ये ग्रामीणों से जो टैक्स या लगान है उसको लेते थे, वसूलते थे, और गांव की एक विधि व्यवस्था बनाए रखना। गांव में एक नियम बना दिए थे, उसी नियम को पालन करना था गांव के लोगों को। तो इस तरह से ये काम कौन करता था? विधि बनाने का काम, विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम जो है वो मुंडा करता था, कराता था। और गांव में यदि कोई विवाद हो गया है तो उसका निपटारा भी मुंडा ही करता था। दूसरा है आपका हाथू मुंडा। ये पद जो है वो किसको बोला जाता है? अब ग्राम है तो ग्राम का प्रधान होगा मुंडा, लेकिन ग्राम है तो ग्राम में ग्राम पंचायत भी होगा, तो उसका प्रधान कौन होगा? हाथू मुंडा। इस तरह से मुंडा जो है वो ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है। मुंडाओं का जो ग्राम पंचायत है उसको क्या कहा जाता है? हाथू कहा जाता है। फिर तीसरा जो पद है वो है परहा या पढ़ा, यानी कई जो गांव है उसको मिला के एक पंचायत बना है। और ये कई गांव है मतलब अंतर ग्रामीण पंचायत होगा। इनको मिला के, अब बहुत सारे गाँव को मिला के यदि कोई पंचायत बनाया जा रहा है तो वो ग्रामीणों के लिए अंतर्गत ही वो पंचायत है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है अंतर ग्रामीण पंचायत।
तो कई गाँव को मिला के जो पंचायत है उसी को परहा या पढ़ा कहा जाता है। और इसका पढ़ा का प्रमुख कार्य क्या है, ये 2 या 2 से अधिक गाँवों के बीच में किसी भी बात को लेके यदि विवाद हो गया है तो उसका निपटारा करने के लिए दोनों गांव के लोग कहाँ जाएंगे, पढ़ा में जाएंगे या पढ़ा में जाएंगे। और ये मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पर अवस्थित है। ये जो है ये आपका पंचायत सबसे ऊपर है। मुंडा जनजाति जो अपना शासन चलाने की जो भी व्यवस्था थी, यानी शासन व्यवस्था जो भी था मुंडा जनजाति का, उनका सबसे ऊपर का जो आपका स्थान था वो था परहा या पढ़ा का। तो ये सर्वोच्च पर स्थित है और इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों की संज्ञा दी जा सकती है। ये तीनों काम होता है यहाँ पे। उसके बाद इसके कुछ प्रमुख अधिकारी क्या क्या थे, तो कुंवर, लाल और कारतो, ये याद रखना है। प्रमुख अधिकारी परहा या पढ़ा में कुंवर, लाल, कारतो थे। और यहाँ पे परंपरागत रूप से जो ये प्रशासन चल रहा था, मुंडा प्रशासन, यहाँ पे महिलाओं को कोई स्थान प्रदान नहीं था। यानी कि ये जो पद आपको दिया जा रहा है ये सब आपको किसी जेंट्स को ही मिला है। कोई भी लेडीज़ या महिला जो है किसी स्थान को ग्रहण नहीं किए थे, उन्हें कोई स्थान नहीं दिया गया था। और यहाँ पे सर्वोच्च का मतलब वैसे भी एग्जाम्पल देखा जाए तो आजकल के साथ यदि हम कंपेयर करेंगे तो हमें यदि कोई छोटा सा भी मुद्दा होता है तो हम लोग पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं कोर्ट पे, फिर यदि वहाँ पे भी उसका सल्यूशन नहीं निकला तो हम लोग हाई कोर्ट पे अपील करते हैं, यदि वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं। तो इस तरह से ये सबसे ऊपर का है। इनकी जो शासन व्यवस्था थी मुंडा जनजाति की, उनका जो सबसे ऊपर का जो जगह था जहाँ तक वो जा सकते हैं। कहीं यदि छोटे लेवल पे यदि कुछ निपटारा नहीं हुआ है कोई भी मामला तो उसके बाद वो लोग पढ़ा या पढ़ा में चले जाते थे, इसलिए इसको बोला गया कि सर्वोच्च पर अवस्थित थे यह है। फिर आता है एक शब्द आता है अखड़ा। अखड़ा क्या था, जो ये पहड़ा पंचायत है जहाँ पे ये लोग मीटिंग करते थे, बैठक जहाँ पे बैठते थे सब कोई, तो उस स्थल को ही अखड़ा कहा जाता है। और वहाँ पे गांव के लोग क्या करते थे, एक सांस्कृतिक उनकी जो भी संस्कृति है उससे रिलेटेड जो भी कार्यक्रम है वो सब किया करते हैं इसी अखड़ा में। तो इसलिए ये अखड़ा जो है ये क्या है, गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। फिर आता है शब्द मानकी, या ये एक पद भी है मानकी, जो कि परहा पंचायत का जो भी प्रधान है उसको मानकी कहा जाता है। और ये मानकी भी कैसा होता है, वंशानुगत होता है। ये भी आपका पीढ़ी दर पीढ़ी बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, वैसे ही मानकी बनते चला जाता है। फिर आता है एक शब्द या जो पद है वो है पाहन। जो मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता था उनको पाहन कहा जाता था। और ये पाहन का क्या काम था, तो ये गांव में शांति बनाए रखने के लिए पूजा पाठ का काम करते थे, बलि चढ़ाने का काम करते थे। और इन कार्यों को चलाने के लिए जो भी पाहन थे उनको बिना टैक्स लगे भूमि भी प्रदान की जाती थी। उन्हें बिना टैक्स देते हुए उन्हें ज़मीन भी, भूमि भी दिया जाता था। और उस भूमि को डाली कटारी भूमि कहा जाता है। फिर आते हैं एक शब्द है भूत खेता। भूत खेता भी एक ज़मीन से रिलेटेड ही है और ये पाहन को ही दिया जाता है, लेकिन बस इसका उद्देश्य अलग है। यहाँ पे पाहन क्या करता है, भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए गांव को पूजा पाठ करता है, एक विशेष प्रकार की पूजा करते हैं। तो उसलिए उनको उसके लिए भूत खेता एक ज़मीन दिया जाता है जिसको कि भूत खेता ज़मीन कहा जाता है या भूत खेता कहा जाता है। और जहाँ पे वो जो आपका पाहन है वो उपज करते हैं, कुछ लगाते हैं या आय से रिलेटेड कुछ भी करते हैं और उस पैसा को भूत प्रेत की पूजा की व्यवस्था में लगा देते हैं। फिर आता है पुजार या पनभरा। ये क्या है, ये पाहन की सहायता करते हैं। तो पाहन का सहायक कौन है, पुजार या पनभरा कहलाता है। फिर आता है पहड़ा राजा। पहड़ा राजा क्या होगा, ये जो पहड़ा पंचायत हम लोग देखिए सबसे ऊपर है मुंडा शासन व्यवस्था में, और उसमें जो सबसे ऊपर के अधिकारी है उसी को पहड़ा राजा बोलते हैं, सर्वोच्च अधिकारी को पहड़ा राजा बोलते हैं। फिर कुछ अतिरिक्त अन्य तथ्य देखते हैं। तो इसमें हम लोग बहुत सारे पद अधिकारी का नाम देखें तो कुछ विशेष देखा जाए तो इस जनजाति
कि शासन व्यवस्था में कुछ ना प्रसिद्ध जो अधिकारी होते थे वो दीवान, ठाकुर, कोतवाल, पांडे, कर्ता और लाल आदि में और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये मेनली यही सब है। तो ये सब नाम के अधिकारी होते हैं जो पढ़ा राजा को शासन संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं। तो इस तरह से जो पहरा राजा अकेले तो पूरे शासन को नहीं चला सकता है, तो उसके लिए उनके नीचे अंडर में कोई रहना चाहिए जो कि उनके शासन व्यवस्था को अच्छे से चला सके, चलाने में मदद कर सके। तो वो ये लोग थे, ये अधिकारी थे। दूसरा जो अब आते हैं, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। जो वस्तुनिष्ठ आपका उड़ान का ही जो वस्तुनिष्ठ का किताब है उसमें क्वेश्चंस क्या है। मुंडा शासन व्यवस्था, क्वेश्चन नंबर 1 है, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है। तो गांव का प्रधान क्या कहलाता है इसमें, हाथों मुंडा, मुंडा, पुजार या मानकी। अब ये भी देखें, यदि गांव का प्रधान है तो वो मुंडा कहलाता है, और ग्राम पंचायत का प्रधान है तो वो हाथों मुंडा कहलाता है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि मुंडा होगा या हाथों मुंडा होगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, मुंडाओं की ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है। तो मुंडाओं का जो ग्राम पंचायत है उसको हाथू कहा जाता है, और जो गांव का ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसको हाथू मुंडा कहा जाता है। 2 अलग अलग क्वेश्चन है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़ा या पढ़ा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है कि ये एक अंतर ग्रामीण पंचायत होती है, हाँ ये तो अंतर ग्रामीण पंचायत ही होती है। दूसरा है कि इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की संज्ञा दी जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है, इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है, ये तो गलत है क्योंकि महिलाओं को कोई भी स्थान नहीं दिया जाता है इस मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था में। और इसके प्रमुख अधिकारी कुंवर लाल और कारतो है, हाँ ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, पहरा पंचायत स्थल को डेस कहा जाता है। जो पहरा पंचायत स्थल है जहाँ पे मीटिंग बैठता है, 2 या 2 से अधिक गांव के लोग जहाँ पे बैठते हैं, वो क्या है, अखड़ा कहलाता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसी गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जा सकती है। तो ये भी वही है जहाँ पे पहरा पंचायत का जो स्थल है जहाँ मीटिंग होता है, वहाँ उसी स्थान पे गांव के लोग अपने संस्कृति के हिसाब से सांस्कृतिक प्रोग्राम को रखते हैं। तो इस तरह से गांव का सांस्कृतिक केंद्र जो है वो अखड़ा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो इसमें ग्राम पंचायत के जो प्रधान है उसको हाथू मुंडा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो मानकी कहा जाता है। पढ़ा पंचायत के जो प्रधान है उसको मानकी कहा जाता है। पहला तो मुंडा और दूसरा है मानकी, ये दोनों ही पद कैसा होता है, वंशानुगत होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मानकी का पद होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वंशानुगत। क्वेश्चन नंबर 9, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। तो जो भी धार्मिक प्रधान है उसको पाहन कहा जाता है, और उसकी जो सहायक होते हैं, सहायता करते हैं, उसको पुजार या पनभरा कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित है। तो मुंडा जनजाति में सबसे ऊपर का स्थान किसको मिला है, पढ़ा को ही मिला है, तो सर्वोच्च स्थान पर पढ़ा अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है। तो इस तरह से जो पाहन को तो 2 तरह की भूमि दी जाती है, एक लगान मुक्त जिसमें कि कोई टैक्स नहीं लगता है, वो आपका डाली कटारी भूमि है जो कि गांव की शांति के लिए होता है। तो इसके लिए कौन सी भूमि देते हैं, डाली कटारी भूमि, इसमें बलि भी करने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा कथन असत्य है।
फिर से असत्य। ऑप्शन नंबर ए है मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है। ये तो असत्य है क्योंकि उन्हें कोई स्थान ही नहीं प्राप्त होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर बी है अखड़ा मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र है, तो ये तो सही है। ऑप्शन नंबर सी है मुंडा जनजाति में गांव में शांति बनाए रखने हेतु बलि दी जाने की व्यवस्था है। हाँ, और इसी वजह से आपका जो पाहन है उसको डाली कटारी भूमि दी जाती है, जो भी भूमि दी जाती है उसको डाली कटारी भूमि बोलते हैं। और चौथा ऑप्शन है पुजार जो है वो पाहन का सहायक होता है। हाँ, पुजार या पनभरा कुछ भी रहे ऑप्शन में, तो वो क्या है, पाहन का सहायता करता है, इसलिए पाहन का सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? भूत प्रेत से बचाने के लिए जब पाहन पूजा पाठ करता है तो उन्हें जो दिया हुआ जमीन है उसको भूत खेता ऑप्शन नंबर सी कहा जाता है, भूत खेता भूमि। क्वेश्चन नंबर 14, मुंडा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो मुंडा का पद वंशानुगत होता है। हाँ, होता है। मानकी और मुंडा दोनों का पद जो है वंशानुगत होता है। दूसरा ऑप्शन है मुंडा का प्रमुख कार्य ग्रामीणों से लगान वसूलना और गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना होता है। हाँ, ये भी सही है। और मुंडा जो है गांव के विवादों का निपटारा भी कराता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ये सारे के सारे कथन क्या होंगे, सत्य होंगे, तो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15, मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? जो मुंडा लोग हैं वो जो खेत को बनाए हैं, निर्मित किए हैं, उसको खूट कट्टी भूमि कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, खूट कट्टी भूमि को निर्मित करने वाला डेस कहलाता है। तो मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत खूट कट्टी भूमि, और खूट कट्टी भूमि को निर्मित करने वाला जो है वो खूट कट्टीदार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ क्या है? तो खूट का मतलब होता है एक परिवार, फैमिली, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो इसमें सबसे ऊपर में कौन होता है? तो पढ़ा राजा होता है। तो पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी जो है ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा राजा। अब दूसरा शासन व्यवस्था आया आपका, इसके बाद मुंडा शासन व्यवस्था के बाद आया नागवंशी शासन व्यवस्था। और ये कब आया? तो प्रथम शताब्दी के स्टार्ट में ही, प्रथम शताब्दी में आया यह व्यवस्था। और इसमें राजा कौन थे? इसमें राजा वाला सिस्टम था। तो इसमें राजा कौन थे? तो राजा फनी मुकुट राय थे, और यही पहले शासक थे इस शासन व्यवस्था के। और इन्होंने क्या किया, अपनी जो राजधानी है उसको सुतियांबे को बनाया। तो फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। फिर उन्होंने इन जो मुंडा शासन व्यवस्था था उसके अनुकूल ही, वो जिस तरह का व्यवस्था था उसी के जैसा ही थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए इसको इस शासन व्यवस्था को और फैलाया नागवंशी शासकों ने। और इस शासन व्यवस्था में जैसा पहले भूमि की व्यवस्था थी, टैक्स लेने की व्यवस्था थी, या शासन करने की जो भी व्यवस्था थी, वैसा ही इन्होंने भी किया, वैसे ही व्यवस्था का संचालन होता रहा। फिर लंबे समय अंतराल के पश्चात, बहुत लंबे समय तक उन्होंने वैसा ही किया जैसा मुंडा शासन व्यवस्था में शासन था। उसके बाद उन्होंने मुगलों ने उन पर आक्रमण किया, जिसकी वजह से नागवंशी शासन व्यवस्था में अब थोड़ी सी परिवर्तन हुआ। और जिसके परिणाम स्वरूप अब मुगल सेना क्या करते थे, टैक्स लेना शुरू कर दिए थे नागवंशी राजाओं से, जिसको नजराना कहा गया। एक प्रकार का टैक्स है ये नजराना, जो कि लिया जाता था नागवंशी राजाओं से, जो कि बाद में क्या किया, एक नियमित व्यवस्था के रूप में उसको स्थापित कर दिया। कभी कभार लेते थे वो, अब क्या हो गया, एक निश्चित समय अंतराल में हो या जैसे भी हो, एक नियमित व्यवस्था कर दिया कि टैक्स लेना है इनसे और इतना लेना है, वैसे करके। और इस जो नियमित व्यवस्था इन्होंने बनाया था मुगल शासकों ने, उसको माल गुजारी के नाम से जाने लगा। फिर इस शासन व्यवस्था में जो आम रैयत थे, आम लोग जो थे, उनसे टैक्स वसूली नहीं की जाती थी। ये बस जो राजा थे, नागवंशी राजा, इन्हीं से लिया जाता था, आम पब्लिक से टैक्स नहीं लिया जाता था।
तो इसलिए परिणाम तो क्या हुआ, जो पूरा का पूरा राज्य है, संपूर्ण राज्य के जो कर का भार है वो नागवंशी जो शासक चल रहे थे उस टाइम पे, शासन जो चला रहे थे, उन पे पड़ गया। तो इस भार को कम करने के लिए नागवंशी राजाओं ने क्या किया, जो आम जनता है उनसे टैक्स लेना स्टार्ट कर दिए। तो ये जो टैक्स लिए थे नागवंशी राजा आम जनता से, उसको मालगुजारी कहा जाता है। तो मालगुजारी जो है वो वसूलना प्रारंभ किया नागवंशी राजाओं ने आम जनता से। फिर इसे वसूलने की जिम्मेदारी उन्होंने किसी एक व्यक्ति को देना था। तो नागवंशी राजाओं ने क्या किया, जो पहरा है, पहरा के जो प्रमुख मानकी है, उनको ये जिम्मेदारी दे दिए कि आप आम जनता से टैक्स को वसूलेंगे, यानी मालगुजारी लेंगे। और इन मानकियों को नागवंशी शासन में क्या कहा जाने लगा, तो भूईहर कहा जाने लगा। तो नागवंशी राजा ने आम जनता से टैक्स लेने के लिए जो पढ़ा के जो मानकी होते थे, प्रमुख होते थे, उनको ये काम दिए। और जो मानकी हैं जो टैक्स लेते थे उन्हें भूईहर कहा जाने लगा नागवंशी शासक में। उसके बाद में नागवंशी राजाओं ने क्या किया कि मानकी को छोड़ के अब अलग से एक इंसान रख दिए, अलग से लोगों को रख दिए जो कि टैक्स को वसूलेंगे। तो मालगुजारी जो है वसूलने के लिए अलग से जागीरदार रखे गए। अब जो अलग से इंसान रखे थे उन्हें क्या कहा गया, जागीरदार। इनके द्वारा मुगल बादशाहों द्वारा मांगे जाने पर ही मालगुजारी दी जाती थी। और इस अनियमित मालगुजारी को नजराना या पेशकश कहा जाता था। इनके द्वारा जो ये जागीरदार थे, इनके द्वारा मुगल बादशाह जब भी मांगते थे तब उन्हें मालगुजारी दी जाती थी, टैक्स दिया जाता था। और जब भी मांगते थे तो एक अनियमित मालगुजारी था, ये अनियमित टैक्स था, तो जिसको नजराना या पेशकश कहा जाता था। अंग्रेजी जो शासनकाल चल रहा था उसमें कर की एक नियमित वसूली के लिए 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई। तो एक अस्थाई जो बंदोबस्त प्रणाली जो है लागू किया गया था कि नियमित आपको टैक्स देना है, वो 1793 ईस्वी में और अंग्रेजों के शासनकाल में ये लागू हुआ था। और नागवंशी राजाओं को उस टाइम पे जमींदार बना दिया गया। इस प्रकार पूर्व की जो जागीरदार व्यवस्था थी वो अब क्या हो गई, जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। तो अंग्रेजी शासनकाल की वजह से उन्होंने नियमित टैक्स लेने के लिए 1793 ईस्वी में एक स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू किया। और जिसके तहत जो नागवंशी राजा थे उनको जमींदारों में कन्वर्ट कर दिया गया। और इस प्रकार जो पूर्व की जागीरदारी व्यवस्था थी वो जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, चेंज हो गई, कन्वर्ट हो गई। और इस व्यवस्था के लागू होने के साथ ही आपका नागवंशी जो शासन व्यवस्था था वो समाप्त हो गया। जमींदारी व्यवस्था जैसे ही आ गया वैसे ही नागवंशी शासन व्यवस्था जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया। और इसके स्थान पर अब नए प्रकार की जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी वो स्थापित हो गई। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 1, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? तो पहले शासक कौन थे? फनी मुकुट राय थे। और उन्होंने अपना राजधानी किसको बनाया था? सुतियाम्बे को। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, फनी मुकुट राय। क्वेश्चन नंबर 2, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर या नजराना को क्या कहा जाता था? तो इसको क्या कहा जाता था? मालगुजारी। तो नागवंशी राजाओं से जो मुगल शासक लेते थे नजराना, उसको मालगुजारी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो मानकी लोगों को नागवंशी शासक क्या पुकारते थे? भूईहर पुकारते थे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था, कब से हुआ था? तो प्रथम शताब्दी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई? तो सबसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था आया और उसके बाद ये समाप्त होने के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने निम्न में से किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? तो सुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 7, नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी किसे प्रदान की गई थी? तो ये मानकियों को प्रदान की गई थी और फिर बाद में उसके लिए अलग से लोग रख दिए, जागीरदार जिसको कहा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8, नियमित मालगुजारी ने देने के कारण निम्न में से किस नागवंशी शासक को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था? नियमित मालगुजारी, नियमित रूप से टैक्स नहीं दे रहे थे, ऐसे नागवंशी शासक कौन थे? तो दुर्जन साल, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने क्या किया? नियमित रूप से टैक्स नहीं दे रहे थे, तो जिसकी वजह से मुगलों ने क्या किया? दुर्जन साल को बंदी बना लिया और इन्हें 12 साल तक कैद पे रखा और 12 साल तक कैद पे रखा। उसके बाद छोड़ा गया, लेकिन एक शर्त पे कि उन्हें सालाना 6,000 रुपया मुगलों को देना पड़ेगा, तब जाके इन्हें छोड़ा गया था 12 साल बाद। और उस टाइम पे मुगल शासक कौन थे? मुगल शासक जहांगीर थे उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस मुगल शासक ने नियमित कर न देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाने का आदेश दिया था? तो जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गए? तो किस काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गए? तो पटना काउंसिल, ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो शासन व्यवस्था हम लोग करेंगे वो है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, जो कि उराव जनजाति से रिलेटेड होगा। ठीक है, थैंक यू।